वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। बच्चे एटम चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है और एटम्स के अंदर मैंने आपको कुछ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बताए। एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहला देख लिया था आपने, रदरफोर्ड मॉडल था। उसकी स्पेशल बात ये थी कि वो न्यूक्लियर मॉडल है। पहली बार किसी साइंटिस्ट ने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वो अनस्टेबल मॉडल था। इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। उसके बाद जो ये ड्रॉबैक था उसको पूरा किया बोर्स ने पोस्टरेज दिया कि स्टेबल ऑर्बिट कंडीशंस, ठीक है। और सबसे स्पेशल बात बोर्स की थी कि उसने बताया कि क्वांटम मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स केवल एक डेफिनेट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकते हैं और जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम एक h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, और एनर्जी तभी वो रेडिएट करते हैं जब वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स में जंप करते हैं। ये सारी बातें हो गई। अब इसके आगे बच्चे हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बोर ने अपने बताया, उसने स्पीड क्या होती है, उसकी रेडियस क्या होती है, उसमें एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। ये सारी बातें हम करेंगे। तो जो आज ही बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दें कि हमारे पास 12th का रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, और डुअल नेचर, ये सारा बन चुका है। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप बच्चे उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और जेई मेंस के बच्चे हैं, उनका बच्चे जनवरी में आ ही रहा है, तो वो जल्दी रिवाइज करें। और 11th का भी हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन चैप्टर, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए अब आगे बच्चे हम एटम चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए बच्चे, मैंने एक मिनट देखता हूँ मैं। यस, ये मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया था क्वांटम कंडीशन पर। अब हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कंसेप्ट, हाइड्रोजन लाइक के लिए देख करेंगे, ध्यान रखना, इसको जनरलाइज भी करेंगे फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एक कंसेप्ट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। यदि आपके पास कोई और है, हीलियम है या फिर लिथियम है, बेरिलियम है, तो उसमें बच्चे आयोनाइज करना पड़ेगा जिससे कि उसके ऑर्बिट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहे। तो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी है, ठीक है। सारा मैं एक साथ ही हेडिंग डाल देता हूँ। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है आपके पास। एंड एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, ये सब हम एक साथ ले लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एंड एक और ले लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। ये क्वेश्चन आते हैं नीट में कि टाइम पीरियड पूछ रहे इलेक्ट्रॉन का, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ठीक है। और एंड फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है इसके साथ साथ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन भी पूछ सकता है। ये सारी बातें मैंने एक साथ लिख दी हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड है ऑफ रिवोल्यूशन, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें ने रखी हुई है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास सपोजिंग एक एटम है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे।
ये है आपके पास एक न्यूक्लियस ले लेते हैं पहले, एक न्यूक्लियस ले लो और न्यूक्लियस के चारों तरफ हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो हम कोई भी पाथ ले लेते हैं। अब ये तो सर्कल है, ये नहीं है, चलो ठीक है ले लेते। ओके, ये इसको न्यूक्लियस ले लेते और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये रहा न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब बच्चे अब पुराने चैप्टर्स है ना, उन सब का कंसेप्ट इसमें आना शुरू हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है आपके पास न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये किसी स्पीड से घूम रहा है, इसकी रेडियस ले लेते हैं r, और इस पर जो बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सपोजिंग जेड जो है हमने क्या ले लिया, एटॉमिक नंबर, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। इस पर बच्चे न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, चार्ज न्यूक्लियस पर कितना आ जाएगा, चार्ज आएगा न्यूक्लियस पर क्यू पॉजिटिव जो होगा वो बच्चे आ जाएगा प्लस के जेड ई, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई होता ही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, अब सबसे पहले दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन, ये आपको देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो एम वी स्क्वेयर बाई आर, एम ई स्क्वेयर, वी ऑर्बिटल स्पीड है, एम वी स्क्वेयर बाई आर, आर रेडियस है, इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जेड ई इंटू ई, मॉड लेते हैं चार्ज का, अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 हो गई। दूसरा जो है हमारे पास क्या है, ये क्वांटम कंडीशन, क्वांटम कंडीशन, क्वांटम कंडीशन क्या कह रहा है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। ये दो चीज़ें हैं जिससे हमें ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल रेडियस ड्राइव करना पड़ेगा। एम वी आर, अब इसमें एक काम करो कि बच्चे जो आर है, इससे एक आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चे इसको यदि मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वेयर आर, ठीक है। इसको हम लेकर चलते हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1 से आपने देखा एम वी स्क्वेयर आर, एम वी स्क्वेयर आर इज इक्वल टू के इंटू जेड ई स्क्वेयर, के जेड ई स्क्वेयर, एक मिनट ये तो हुआ, के जेड ई स्क्वेयर। इसमें एक काम और करो बच्चे, एम वी आर इंटू वी इज इक्वल टू के इंटू जेड ई स्क्वेयर। एम वी आर बच्चे हमारे पास इक्वेशन 2 से भर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2 से एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इसको रख देंगे। तो बच्चे ज़रा देखो, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू वी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर। के की वैल्यू बच्चे सबको याद है? के देखिए, तो वही है ना आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला, में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट में आपके पास हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन कूलम स्क्वेयर। चलिए, ये हो गया। अब इससे बच्चे क्या हम v नहीं निकाल पाएंगे? निकल जाएगा v। v इज इक्वल टू 2 पाई इंटू के इंटू जेड ई स्क्वेयर अपॉन n टू h। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, ये तो यहाँ तक आ गया, इसको हमने, एक मिनट, प्लस 2 करके इसको बच्चे इसने c से मल्टीप्लाई किया है और c से डिवाइड किया है। तो v इज इक्वल टू, और सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख लिया उसने, अल्फा कांस्टेंट ले लिया इंटू सी, अल्फा इंटू सी इंटू जेड अपॉन एन। ठीक है, c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमेशा बच्चे आप जब भी डेरिवेशन कर रहे हो इसमें, तो जो फॉर्मूला आएगा उसमें जेड देखो कहाँ पर है और एन कहाँ पर है। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अल्फा को कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट ये है, और इसकी वैल्यू है अल्फा की 1/137। ठीक है, इसको 1/137 कहते हैं। तो अब देख लो बच्चे, अल्फा की वैल्यू 1/137 है। अब जेड फॉर हाइड्रोजन के लिए हम बात करें, और हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू 1 है, तो बच्चे v जो होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू c 1/137 टाइम्स e बाई n, और n सबसे कम है वो आपका 1 है। तो मैक्सिमम स्पीड यदि आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम स्पीड ऑफ, ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहा हूँ, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कितनी होगी, उसके लिए n इज इक्वल टू 1 रख देंगे। तो स्पीड जो हो जाएगी बच्चे, वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट का 1/137 फैक्टर से डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ लाइट में। तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल स्पीड, मैक्सिमम स्पीड हो गई। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्स लिख देता हूं। ठीक है, अब बच्चे ये हमारे पास v की वैल्यू ये है बच्चे, ये v ध्यान रखना है, ये v है, असली में v तो ये है। v इज इक्वल टू 2 पाई के, ऐसे आगे ले जाते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड जो आ रहा है, v इज इक्वल टू 2 पाई के, 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर, 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर अपॉन एन एच, ये है आपके पास। अब हम निकालते हैं मुझे ऑर्बिटल रेडियस। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 फिर ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2,
इक्वेशन टू MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। P की वैल्यू रख देंगे, बच्चे आपके पास आ गया M इंटू R इंटू 2 पाई के ZE स्क्वेयर अपॉन NH इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो बच्चे देखो, इससे हम R रेडियस निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू NH और NH। ठीक है, तो NH और NH देख लो, आपके पास ये स्क्वायर हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू N स्क्वेयर H स्क्वेयर अपॉन, ये नीचे बच्चे 2 पाई है और 2 पाई इधर आ रहा है, 4 पाई स्क्वेयर M K ZE स्क्वेयर। R इज इक्वल टू N स्क्वेयर NH N स्क्वेयर H स्क्वेयर 2 पाई 4 पाई स्क्वेयर M K ZE स्क्वेयर। ये आपके पास का आंसर आ गया। ठीक है, तो R आपके पास यदि हम ध्यान से देखें तो Z नीचे आ रहा है और बच्चे R और N। R आपको दिख रहा है, R इज प्रोपोर्शनल टू, तो R इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वेयर अपॉन Z। ये तो आ रहा है, और इसमें जो कांस्टेंट ले लेता हूं, तो R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट R इज नॉट N स्क्वेयर अपॉन Z। इस फॉर्मूले को आप, इक्वेशन 4 है वैसे, इक्वेशन 4, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स में इसको याद रखें। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट, Z नीचे है और R0 की वैल्यू बच्चे हमने, R0 जो है वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो यदि आपसे पूछ रहा है अब हाइड्रोजन एटम के लिए और लोएस्ट ऑर्बिट की रेडियस, और हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, और हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो R इज इक्वल टू R0 इंटू N स्क्वेयर। ग्राउंड स्टेट में यदि हम N इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट की हो गई बच्चे R0, R1 ऑर्बिट हो गए। N इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, तो R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R0। N इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं, तो R3 इक्वल टू 9 टाइम्स R0। ऐसे आप देख रहे हो, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट की हो गई, ये ग्राउंड स्टेट है। और बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना, ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट है, या इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट। ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट है, सॉरी, दिस इज थर्ड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट, या इसको हम बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे। तो आप देख रहे हो बच्चे, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस यदि R0 है तो दूसरे की रेडियस 4R0 है, तो सेपरेशन, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट देखो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, आप देख लो एक बार, मैं इसको दिखाऊं आपको कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे आप देखें, यदि आप, ये तो न्यूक्लियस है ही,
और इसके बाद ये हमारे पास ऑर्बिट ले लेते हैं। चलो ये न्यूक्लियस हो गया माना। के बाद अच्छा, चलो इसको हटा देते हैं। ये आपके पास फर्स्ट हुई। उसके बाद बच्चे सेकंड जो है, ये और बड़ी हो जाएगी, दिख रहा है ये। और इसको हम और ले लें, एक और ले लें। अच्छा, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, इसको सब हटा देते हैं। तो ऐसे दिखा देते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, तेरा न्यूक्लियस, और ये हो गया हमारे पास एक सर्कल। ठीक है, सर्कल बना लेते तो ज़्यादा अच्छा था, क्यों? एप्लीकेशन लेकर ये बेस्ट है। चलिए, एक, दो, ये अब ये बच्चे यहाँ सेंट्रल लेते हैं, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये आपके पास यदि आर नॉट है, ये एन इज इक्वल टू 1, ये है बच्चे आर नॉट, ये है एन इज इक्वल टू 2, ये है आपके पास 4 आर नॉट, और ये है एन इज इक्वल टू 3, और ये है आपके पास 9 आर नॉट। तो आप रेशो देखो रेडियस का, तो रेशो ऑफ रेडियाई, रेशो ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, ये आपके पास R1:R2:R3 so on is equal to 1:4:9। देख रहे हो आप, बढ़ता जा रहा है। और सेपरेशन यदि हम देखें, द सेपरेशन बिटवीन ऑर्बिट्स, तो बच्चे आपके पास ये जो सेपरेशन आया फर्स्ट एंड सेकंड में, ये एक ही सेपरेशन आया Δr1, एक ही सेपरेशन आ रहा है Δr2। Δr1 की हम बात करें, यानी फर्स्ट एंड सेकंड में जो सेपरेशन आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 4r0 माइनस r0, दैट इज 3r0। सेकंड और थर्ड के बीच में जो सेपरेशन आ रहा है, दैट इज 9r0 माइनस 4r0,
दैट इज 5 आर नॉट, सो ऑन। तो सेपरेशन की हम बात करें, द रेशो ऑफ सेपरेशन, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना ना, द रेशो ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑर्बिट्स, वो क्या हो जाएगा? पहला सेपरेशन है 3 आर नॉट, फिर दूसरा है बच्चे 5 आर नॉट, सो ऑन। का मतलब आर नॉट को हटा दें तो 3:5 सो ऑन। 1 नहीं लेंगे आप सेपरेशन में, आप 1 फ्रॉम न्यूक्लियस की बात कर रहा है, फिर आपके पास 1 से आएगा। द रेशियो ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑर्बिट्स, ये ठीक है। न्यूक्लियस से सेपरेशन लेंगे तो पहला आर नॉट आ जाएगा, फिर अलग चीज़ है। लेकिन आपका ऑर्बिट्स के बीच में सेपरेशन है, वो तो बच्चे 3:5 ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो रेडियस का हो गया, प्रीवियस में देख लो रेडियस हो गया ना, क्वेश्चन 4 से रेडियस भी हो। अब हम एक काम करते हैं, टाइम पीरियड का निकाल लेते हैं, यदि टाइम पीरियड चाहो तो। एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ revolution of electron, time period of revolution of electron। चलो, अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr से निकाल लेंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। अब r और v, चलो 2πr अपॉन v, टू पाई आर अपॉन वी से बात बन जाएगी। अब r और v या तो दोनों की वैल्यू रखेंगे, या 2πr अपॉन v। चलो, सरकमफ्रेंस तो आपके पास 2πr होगा ना, टाइम पीरियड कितना होता है? सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड, और v की वैल्यू ये रही। पीछे चलते हैं, और v की वैल्यू ये है। चलो देखते हैं बच्चे, 2πr अपॉन v, तो t इज इक्वल टू 2πr, r की वैल्यू क्या है? एन स्क्वेयर, जरा देखो एक बार, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 स्क्वेयर एम ए जेड ई स्क्वेयर, यही है। तो जरा 4 स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर, ठीक। और v की वैल्यू ये है 2 एंड v की वैल्यू है हमारे पास 2 ठीक है। और चलते हैं, 2 जेड ई स्क्वेयर अपॉन एन एच, जेड ई स्क्वेयर अपॉन एन एच, 2 जेड ई स्क्वेयर अपॉन एन एच। अब ये जो है बच्चे, यहाँ पर जेड देख लो कहाँ आ रहा है, जेड नीचे आ रहा है, बस एक ही जेड है, 2 जेड है, ठीक है। और एन, एन देख लो कहाँ पर आ रहा है, एन स्क्वेयर और एन क्यूब आ रहा है। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वेयर, एम तो है ही, क्या है छोड़ो, जेड 1 है और जेड 2 है, जेड स्क्वेयर। तो इसको हम यदि कांस्टेंट ले लें, इज इक्वल टू समथिंग टी नॉट एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वेयर, तो बच्चे टी नॉट की वैल्यू याद रखना, टी नॉट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻15 इतने हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा डेटा को याद रख लो, 1.5
इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड है। ये आपके पास पूछ सकता है कभी कि बताइए हाइड्रोजन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में उसका क्या टाइम पीरियड होगा, तो ये आपके पास ग्राउंड स्टेट का टाइम पीरियड हो गया, दिस टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, यही है। फ्रीक्वेंसी भी चाहो तो फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन भी ले सकते हैं, तो उल्टा हो जाएगा इसका, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, frequency of revolution is equal to reciprocal of time period, so that will be proportional to is equal to some constant nu naught into z square upon n cube। न्यू नॉट जो है बच्चे देख लो कितना आएगा, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/t नॉट, तो दैट इज 10⁻16 ऊपर है और 1.5 इधर है, तो इसको मैं ऐसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 6 90 10 यानी 6.6 इंटू एक मिनट 0.66, अच्छा तो 10⁻15 आ जाएगा, है नहीं, इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 टू दैट 15 पॉइंट आएगा ना, ठीक है 6.6 इंटू 10⁻15, तो अप्रोक्सीमेटली आपको याद हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन 6.6 के करीब है, 6.6 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड बहुत कम है। ठीक है, अब ये जो करा रहे हैं बच्चे वो एक क्यों करा रहे हैं जरा देख लो कि केमिस्ट्री में भी था ऐसे, लेकिन फिजिक्स में उससे डिफरेंट ये है क्योंकि हमने जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो उसके रिवोल्यूशन से हम करंट भी मानते हैं। अब जब करंट लूप बन जाती है तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर बनता है, वो जरा देख लो, मैं जो स्पेशल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन से फिजिक्स और केमिस्ट्री डिफरेंट हो जाती है। वो पूछता है कि हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाता है क्वेश्चन, हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड एट हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ एटम depend upon n and z। ये आपके पास क्वेश्चन बना, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ एटम डिपेंड अपॉन, बस ये आपको देखना है। तो आप जरा देखो बच्चे n, तो हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस हो गया, तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है E माइनस, तो इसके जाने से बच्चे इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा है तो आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट ऐसे हो जाएगी, I करंट, तो जो करंट है, करंट इज इक्वल टू E अपॉन टी। ठीक है, टी जो है बच्चे आपके पास कितना आ गया, 2πr अपॉन वी। ठीक है, अब आप एक काम करो, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r।
तो मैं बता रहा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर रेडियस है आई, तो B इज प्रोपोर्शनल टू बच्चे क्या आ गया, I और R। आई में बच्चे आप बस ये देखो B आ रहा है ऊपर और नीचे आ रहा है R, और एक R और आ रहा है ये, तो R स्क्वेयर हो गया। V जो है बच्चे क्या है, अल्फा सी जेड बाई एन, एंड R इज इक्वल टू R नॉट एन स्क्वेयर अपॉन जेड था क्या, देखो R इज इक्वल टू R नॉट एन स्क्वेयर बाई जेड, एन स्क्वेयर बाई जेड। इन सब बातों को आप उसमें रखो तो B इज प्रोपोर्शनल टू V में बच्चे आ रहा है जेड और N, और R स्क्वेयर में आ रहा है N स्क्वेयर अपॉन जेड की पावर 2। तो B इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वेयर और ऊपर जेड क्यूब आ जाएगा, और N4 और एक N5 आ जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो B इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन N5। ठीक है, तो कंपेयर भी कर सकता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स में, एक हाइड्रोजन ले ले या फिर हीलियम या लिथियम आयन ले ले कोई, से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आज मैंने ये सब करा दिया है, और अगले उसमें अगले लेक्चर के अंदर हम एनर्जी का एक पूरा अलग से कंसेप्ट ले लेंगे। तो उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसके बाद वो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज इसको यहीं फिनिश करते हैं।